नमस्कार। आज हम फिर बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आज हम एक फिर पेपर सेट लेके आए हैं। आज का ये जो पेपर सेट है ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 7/8/2025 को पूछा गया है। सेकंड शिफ्ट के अंदर ये पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी यूजी CBT1 का पेपर है। बिना किसी देरी के मैं बढ़ते हुए मेरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ। जो आज का जो पहला क्वेश्चन है वह यह है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। तो भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम है नीलगिरी। तो पहले क्वेश्चन का आपका यहाँ पर सही जवाब बनेगा। एक सेकंड में थोड़ा सा राइटिंग पेन सही कर लेता हूँ। नीलगिरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनने वाला है। पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी। बिल्कुल यहाँ पे आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेष रूप से दक्षिणी भारत में तापमान में अचानक वृद्धि के साथ होने वाली पूर्व मानसूनी वर्षा को संदर्भित करता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैंगो शॉवर्स या अम्र वर्षा। कौन सा शब्द है विशेष रूप से दक्षिणी भारत में तापमान में अचानक वृद्धि के साथ होने वाली पूर्व मानसूनी वर्षा को संदर्भित करता है? इसका आंसर बनेगा अम्र वर्षा। क्वेश्चन नंबर 3 है कौन सा रोग है प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो दिए गए ऑप्शन में से मलेरिया रोग है वह प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसका वाहक कौन है? मादा एनाफ्रीज मच्छर है। क्वेश्चन नंबर 4 है 2-3 अप्रैल को UNECE क्षेत्र के लिए सतत विकास पर 2025 क्षेत्रीय फोरम कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था जेनेवा के अंदर। जेनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 5 है किस भारतीय राज्य में जागर नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जागर नृत्य शैली की जो उत्पत्ति है वह होती है उत्तराखंड में। जागर नृत्य शैली का संबंध है उत्तराखंड के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है अगुआड़ा किला। क्वेश्चन है कि अगुआड़ा किला जो पुर्तगाली वास्तुकला और अभियांत्रिकी को दर्शाने वाला एक स्मारक है भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जो अगुआड़ा किला है वह गोवा के अंदर स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी है और ये जो किला है वह पुर्तगाली वास्तुकला और इंजीनियरिंग को दर्शाने वाला एक स्मारक है। क्वेश्चन नंबर 7 किस आंदोलन को उलगुलान या ग्रेट टिमुलुट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? तो मुंडा विद्रोह है। इस मुंडा विद्रोह को उलगुलान या ग्रेट टिमुलुट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है किस नीतिगत पहल का उद्देश्य सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को डिजिटल बनाना है? तो कौन सी पहल है जिसका उद्देश्य जितने भी प्राइमरी एग्रीकल्चर जो भी ऋण समितियां हैं उनको डिजिटल बनाना है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा PACS डिजिटलीकरण परियोजना। स्कीम का नाम है PACS डिजिटलीकरण परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 भारत ने किस पड़ोसी देश पर 2025 की शुरुआत में जम्मू और कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ के प्रयासों को समर्थन करने का आरोप लगाया था? आंसर बनेगा पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है 11 मई 2025 को ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का शुभारंभ 11 मई 2025 को किया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 11 हार्ट लैम्प पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया जिससे यह 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ कृति बनी? तो हार्ट लैम्प पुस्तक है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया दीप भारती के द्वारा। दीप भारती आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है किस भारतीय स्टार्टअप ने अप्रैल 2025 में बिना उन्नत चिपों के AI चलाने वाले सिस्टम को अनावृत किया है? तो भारतीय स्टार्टअप का नाम है जीरो है लैब्स। ये जो जीरो लैब्स है इसने बिना उन्नत चिप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाने वाले सिस्टम को अनावृत किया है। आंसर बनेगा इसका जीरो है लैब्स। क्वेश्चन नंबर 13 भारत के आंतरिक भाग की परतदार संरचना का समर्थन करने वाले साक्ष्य कौन सा है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतदार संरचना का समर्थन करने वाला साक्ष्य है भूकंपी तरंग व्यवहार। ऑप्शन नंबर ए भूकंपी तरंग व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 14 है 2024 में भारतीय सेना में शामिल की जाने वाली DRDO द्वारा विकसित किस प्रणाली ने 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायु रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यह जो DRDO द्वारा डेवलप्ड है
उसका नाम है आकाश तीर। आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली है। आकाश तीर क्या है? वायु रक्षा प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 15, किस शहर की उपनगरीय ट्रेनों में अप्रैल 2025 में कवच 5.0 लॉन्च किया गया, जिससे अधिक ट्रेनें सुरक्षित और कुशलतापूर्वक चल सके? तो आंसर बनेगा मुंबई है। उसकी जो लोकल ट्रेन है या उपनगरीय ट्रेन है उसमें कवच 5.0 लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने 21 अप्रैल से 8 मई 2025 तक संयुक्त अरब अमीरात के अल दफ्रा एयरबेस पर निम्न में से किस बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास में भाग लिया? तो इसका नाम है डेजर्ट फ्लैग 10। डेजर्ट फ्लैग 10 है, ये हुआ था इंडियन एयरफोर्स एंड यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में। क्वेश्चन नंबर 17, 7वीं अनुसूची की किस सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में सूचियों की संख्या 12 है। अब 7वीं अनुसूची के अंदर संघ सूची है, उसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 18, मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय ने 155 mm/52 कैलिबर एडवांस, देखिएगा इसका एग्जाम में फुल फॉर्म दोबारा से आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ATAGS यानी एडवांस्ड टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। इसकी खरीद के लिए किन 2 कंपनियों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है रक्षा मंत्रालय ने? तो यहाँ पे आंसर बनेगा भारत फोर्ज लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। भारत फोर्ज लिमिटेड एंड टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 19, जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, कोई आवेशित कण है चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहेगी? कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है उसमें यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो गतिज ऊर्जा हमेशा अपरिवर्तित रहेगी। 1/2 mv² जो रहता है गतिज ऊर्जा वह अपरिवर्तित रहेगी। क्वेश्चन नंबर 20, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बहुआयामिक गरीबी सूचकांक, तो ये गरीबी सूचकांक कौन प्रदर्शित करता है, प्रकाशित करता है? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कई अभाव पर विचार करके आय से परे गरीबी को मापता है। निम्न में से कौन सा आयाम भारत के राष्ट्रीय बहुआयामिक गरीबी सूचकांक में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा रोजगार, इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें शामिल है स्वास्थ्य, शिक्षा एंड जीवन स्तर। वेरी इंपॉर्टेंट, पंबन बंदरगाह है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पंबन पोर्ट भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश माउंट एवरेस्ट परमिट को केवल उन व्यक्तियों तक सीमित करेगा जो पहले 7000 मीटर की चढ़ाई कर चुके हैं? तो वह देश है नेपाल। तो नेपाल है माउंट एवरेस्ट परमिट को केवल उन व्यक्तियों तक सीमित करेगा जो 7000 मीटर की चढ़ाई कर चुके हैं। और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? टोटल 8848 मीटर इसकी हाइट है। संस्पर्श प्रक्रम का उपयोग निम्न में से किस रसायन के निर्माण के लिए किया जाता है? संस्पर्श प्रक्रम का उपयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसके निर्माण के लिए किया जाता है। संस्पर्श प्रक्रम एक विधि का नाम है। यह सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, इसके निर्माण के लिए किया जाता है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH4, नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, 2025 में भारत ने नवीनीकरण ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में कंपनियों की सहायता के लिए कौन सा नया विद्युत व्यापार टूल प्रस्तावित किया? तो इसका आंसर बनेगा वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट, VPPAS। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म दोबारा से रिपीट हो सकता है। भारत ने नवीनीकरण ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को पूरा करने के लिए कंपनियों की सहायता के लिए कौन सा नया विद्युत व्यापार टूल प्रस्तावित किया? आंसर बनेगा VPPAS, वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी पद्धति उदारवादियों के दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से चित्रित करती है? तो वह पद्धति है याचिका और प्रार्थना, पेटिशन एंड प्रेयर। उदारवादियों के दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से चित्रित करती है याचिका और प्रार्थना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, किस भारतीय लेखक या लेखिका को लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया? देखिएगा इसका
लेखक कौन है? बानो मुश्ताक, बानो मुश्ताक। और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया? दीपा बस्ती ने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। और हार्ट लैम्प है, इसका मेन लेखिका कौन है? बानो मुश्ताक। क्वेश्चन नंबर 27, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत कौन से विषय भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित किए गए? तो भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित किए गए थे शिक्षा और स्वास्थ्य। एज पर इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 के तहत शिक्षा और स्वास्थ्य है वह भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित किए गए थे। क्वेश्चन 28 है, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्न में से कौन सी मुख्य कमी थी? तो स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मुख्य कमी थी वह थी उच्च बेरोजगारी और निर्धनता। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा कारक नदी के किनारों पर गोखुर झीलों के निर्माण को सर्वोत्तम रूप से समझाता है? कौन सा कारक है नदी के किनारों पर गोखुर झीलों के निर्माण को सर्वोत्तम समझाता है? तो आंसर बनेगा बाह्य किनारों पर पार्श्व अपर्दन और आंतरिक किनारों पर निक्षेपण। नदी के किनारों पर गोखुर झीलों के निर्माण को सर्वोत्तम रूप से समझाता है बाह्य किनारों पर पार्श्व अपर्दन और आंतरिक किनारों पर निक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 30 है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो रही है, उसमें सभ्य जीवन स्तर को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इसके अंदर उपयोग किया जाता है PPP US डॉलर में प्रति व्यक्ति GDP, PPP US डॉलर में प्रति व्यक्ति GDP। क्वेश्चन नंबर 31, शॉर्टकट लिंक और डेस्कटॉप विजुअल लेआउट इसके प्रबंधन के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इसके लिए उत्तरदायी विंडोज सेल। शॉर्टकट लिंक और डेस्कटॉप विजुअल लेआउट के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है विंडोज सेल। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन है। भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सुन्नी और शिया एक मस्जिद में तथा ईसाई और यहूदी एक चर्च में प्रार्थना करने के लिए मिलते थे? इस प्रकार सार्वभौमिक शांति के सिद्धांत का पालन किया जाता था। तो शिया और सुन्नी ये मस्जिद में और ईसाई और यहूदी चर्च में प्रार्थना करने के लिए मिलते थे। यह किसका शासन था? अकबर का शासनकाल था। दोस्तों वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टोटल 40 क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं डेली। क्वेश्चन आपका नीति आयोग का जो SDG इंडिया इंडेक्स 2023 के अनुसार किस भारतीय राज्य का मानव विकास सूचकांक मान सर्वाधिक रहा? तो केरल का सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रहता है। क्वेश्चन 35 है, भारत ने अपनी बिजली अवसंरचना को बढ़ाने और किस वर्ष तक 458 गीगावाट की एक अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए 9.15 लाख करोड़ रुपए को एक व्यापक योजना को अनावृत किया? तो आंसर बनेगा 2032 तक। भारत ने अपनी बिजली अवसंरचना को बढ़ाने और 2032 तक 458 गीगावाट की जो अनुमानित डिमांड है उसको पूरा करने के लिए 9.15 लाख करोड़ रुपए की एक व्यापक योजना को अनावृत किया है। क्वेश्चन 36, 1761 में पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध सन 1761 में होता है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है? तो अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति से संबंधित है 5वीं अनुसूची। वर्तमान में टोटल अनुसूची है 12। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय फिल्म तन्वी द ग्रेट इसके निर्देशक कौन है जिसका वर्ल्ड प्रीमियर 2025 में 78वें कांस फिल्म महोत्सव के दौरान कांस फिल्म मार्केट में हुआ था? तो तन्वी द ग्रेट इसके निर्देशक हैं अनुपम खेर। क्वेश्चन नंबर 39, किसे 1913 में रिलीज हुई पहली फुल लेंथ वाली भारतीय फीचर फिल्म माना जाता है? तो 1913 में जो रिलीज हुई वह राजा हरिश्चंद्र है। फुल लेंथ वाली भारतीय हिंदी फीचर फिल्म माना जाता है 1913 राजा हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन है,
अधिकांश सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों में शॉर्टकट कुंजी Ctrl+S का क्या काम है? तो कंट्रोल के साथ में S हम दबाएंगे तो वह डॉक्यूमेंट से सेव हो जाता है। सेव। कॉपी के लिए कंट्रोल के साथ में C लेते हैं, कट के लिए X लेते हैं, पेस्ट करने के लिए V काम में लेते हैं, बोल्ड करने के लिए B काम में लेते हैं, टोटल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ A काम में लेते हैं। तो दोस्तों ये था एक अपना आज का पेपर सेट नंबर जो 40 क्वेश्चंस का सेट था, NTPC एग्जाम में पूछा गया था। इस प्रकार के सभी वीडियोज प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ पर कंप्लीट आपको रेलवे के MCQ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।